नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को एकदम डिटेल में इंग्लिश स्टाइल में समझेंगे। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस आखिर होते क्या हैं? सिंपली ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनको ओन कौन करता है, इसके बेसिस पर इनके टाइप्स बदल जाते हैं। ये चैप्टर बस एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी सुपर इम्पोर्टेंट है। So let's get started. Okay, let's dive into this. ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बिजनेस के बेसिक टाइप से शुरू करेंगे, फिर पब्लिक सेक्टर की गहराई में जाएंगे, जो एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम MNCs और जॉइंट वेंचर्स को देखेंगे और आखिर में पब्लिक सेक्टर के बदलते रोल पर बात करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलो एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। सोचो इसके बारे में। एक तरफ आपकी लोकल किराना दुकान है, दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज और तीसरी तरफ कोका कोला। इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों ही बिजनेस कर रहे हैं, पर इनमें फर्क क्या है? द मेन डिफरेंस इज ओनरशिप, यानी इनका मालिक कौन है, और यही इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ओनरशिप, जिसका मालिक कोई प्राइवेट इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे रिलायंस या आपका लोकल किराना स्टोर, वो है प्राइवेट सेक्टर। इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां एक अकेला इंसान मालिक है, फिर आती है पार्टनरशिप, जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, और फिर आती है कंपनी, जैसे कि रिलायंस। दूसरी तरफ जिसका मालिक सरकार है, यानी गवर्नमेंट, वो है पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए इंडियन रेलवेज या पोस्ट ऑफिस। सिंपल। अब आता है इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन। हम पब्लिक या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के 3 मेन फॉर्म्स को एक एक करके समझेंगे। समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। इंडियन रेलवेज, ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक एंटरप्राइज का सबसे पुराना फॉर्म। ये ऐसी एंटरप्राइज है जो सीधा एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट की तरह मैनेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पैसा यानी फंडिंग सीधा गवर्नमेंट के खजाने से आता है। इन पर मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी सीधा पार्लियामेंट को होती है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से रेड टेपिज्म होता है, यानी डिसीजन लेने में काफी देरी होती है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी होती है। अब इसको कंफ्यूज मत करना, ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट से बनती है, जैसे LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एक्ट से बनी है। इस एक्ट की वजह से इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब ये गवर्नमेंट से अलग है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और इस पर केस भी हो सकता है। इसकी खास बात है इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी काम करने की आज़ादी। यहाँ के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कहलाते। मालिक 100% सरकारी होती है, बट रियलिटी में बड़े डिसीजंस में सरकार का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है, तो ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। और तीसरा फॉर्म है गवर्नमेंट कंपनी। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंपनी की तरह कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है। बस इसमें कंडीशन है, कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सरकार के पास होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों मिलाकर। Now what's really interesting about this is इसकी ऑटोनॉमी। ये बिजनेस डिसीजंस ले सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकती है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह। लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये पार्लियामेंट को डायरेक्ट जवाबदेह नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ जाते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द डिफरेंस। ये टेबल एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है, इसको अच्छे से याद कर लो फॉर अ 6 मार्क आंसर। फॉर्मेशन, ओनरशिप, ऑटोनॉमी और एम्प्लॉयज का स्टेटस, इन 4 पॉइंट्स पर आप इन तीनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जिनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और MNCs। इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। तो MNCs क्या हैं? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक से ज्यादा कंट्री में अपने ऑपरेशंस चलाती हैं, अपने ब्रांचेस या सब्सिडरीज के नेटवर्क के थ्रू। एग्जाम्पल्स तो आप सब जानते हैं, गूगल, एप्पल, कोका कोला, सैमसंग, द लिस्ट गोज ऑन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज देयर पावर। ये इतनी पावरफुल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज यानी बहुत सारा पैसा होता है। ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, इनके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में होते हैं और इनका कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है।
मतलब सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इनकी होम कंट्री में जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं से लिए जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या होता है जब दो कंपनीज दोस्ती कर लेती हैं? उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। ये एक तरह की बिजनेस पार्टनरशिप है एक स्पेसिफिक काम के लिए। इसमें दो या ज़्यादा कंपनीज अपने रिसोर्सेज जैसे पैसा, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मिलाकर एक नया बिजनेस शुरू करती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी रिस्क और रिवॉर्ड होता है यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हीरो होंडा। एक इंडियन कंपनी हीरो जिसे इंडियन मार्केट की समझ थी और एक जापानीज कंपनी होंडा जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। दोनों ने मिलकर इंडियन मार्केट के लिए बाइक्स बनाई और मार्केट पर सालों तक राज किया। ये सेक्शन कंटेम्परेरी इश्यू से रिलेटेड है। आखिर पब्लिक सेक्टर को बनाया क्यों गया था और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आज इसका रोल क्यों बदल रहा है? लेट्स फाइंड आउट। सुनिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ उस वक्त देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, डैम्स, पावर प्लांट्स इन सब की बहुत कमी थी। प्राइवेट कंपनीज के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ना तो पैसा था और ना ही वो इतना लंबा वेट करना चाहती थी प्रॉफिट के लिए। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। आज़ादी के बाद सरकार ने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पिछड़े इलाकों यानी बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप की ताकि वहां भी डेवलपमेंट हो, और ये भी इंश्योर किया कि सारी इकोनॉमिक पावर कुछ गिने चुने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ना चली जाए। ये कीवर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है सरकार का अपनी कंपनीज में हिस्सा यानी शेयर्स प्राइवेट लोगों को या पब्लिक को बेचना। ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़े और गवर्नमेंट को फंड्स मिल सके। चलो अब फटाफट रिवीजन करते हैं। इन पॉइंट्स को एग्जाम से पहले जरूर देखना, ये आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स की तरह हैं। सो लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले याद रखिए, बिजनेस सेक्टर्स ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। पब्लिक सेक्टर के 3 फॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% रूल याद रखना। एमएनसीज के पास ह्यूज कैपिटल और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। जॉइंट वेंचर मतलब रिसोर्सेज को मिलाना और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट शेयर्स को बेचना। अगर 2 मार्क का आंसर लिख रहे हैं तो इन कीवर्ड्स को डिफाइन करना है। 4 मार्क के लिए फीचर्स ऐड करो एंड 6 मार्क के लिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ कंपैरिजन जरूर लिखना। तो इस एक्सप्लेनर के बाद आप क्या सोचते हैं, इंडिया के आगे बढ़ने के लिए किसका रोल ज्यादा जरूरी है? पब्लिक सेक्टर जिसका एम सोशल वेलफेयर है, या प्राइवेट सेक्टर जो प्रॉफिट और एफिशिएंसी पर फोकस करता है? अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।